गया तो लूट का माल है वो कंसिडरेशन है, और दोनों पार्टी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पहला वाला उसको सारा प्लानिंग बता रहा है और दूसरा वाला उसको अंजाम देगा। बोलो, तो यहाँ पर इसको वैलिड एग्रीमेंट मानेंगे कि नहीं? मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस है कि नहीं? मिल गया, दोनों मिले तभी ना, दोनों सेम चीज पे तैयार हुए ना, सहमति दी है ना, ठीक है भाई, ना हुआ तो एग्रीमेंट भी है, लेकिन उसके बाद था इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो ये लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल है कि नहीं? मतलब कहने का क्या है कि कल को अगर उन्होंने तय किया था कि 50-50 बांटेंगे, लेकिन एक बार लूटने के बाद जो ले गया वो बोल रहा ऑफिसर को कि मैं तुमको 20% से ज्यादा नहीं दूंगा, तुमने क्या किया? वो बोला मैंने क्या किया, मैंने पूरा प्लान तुमको दिया, सारा चीज बताया, तो सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो दोनों कहाँ जाएंगे? कोर्ट ही तो जाएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, इक्वल बंटवारा करने की बात हुई थी और अब ये नहीं दे रहा। बोलो चलेगा? कोर्ट क्या करेगी? दोनों को जेल भेज देगी। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, कोई भी इलीगल काम करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और कंसिडरेशन शुड नॉट बी इलीगल। कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए? लीगल, तब जाकर के वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। प्रॉमिस, डिफाइन प्रॉमिस, एक मिनट, एग्रीमेंट। The term agreement given in section 2E of the Act is defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. तो डेफिनेशन में तो सब कुछ घुस नहीं जाएगा ना, डेफिनेशन तो डेफिनेशन है। जब डेफिनेशन का पोस्टमार्टम होगा ना, तो आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा। जैसे अकाउंट्स में आप समझे थे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, समझ गए थे ना? तो वैसे ही यहाँ भी डेफिनेशन को जब आप डिटेल में उसका पोस्टमार्टम करेंगे, तब आपको बहुत सारे पॉइंट का मतलब समझ में आएगा। तो देखो फिर से, एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, जिसमें एक दूसरे के लिए क्या होता है? कंसीडरेशन होता है, यानी विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। कंसीडरेशन होना जरूरी है। टू हैव एन इंसाइट इनटू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉमिस। अब एग्रीमेंट को समझने के लिए प्रॉमिस को समझना होगा। डिफाइन प्रॉमिस, तो सेक्शन 2B डिफाइन प्रॉमिस एज when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। जिस पर्सन को हमने प्रपोजल दिया है वो अगर अपनी सहमति दे दे, सिग्निफाई हिज एसेंट, एसेंट मतलब सहमति, डिसेंट मतलब असहमति, एसेंट मतलब क्या? सहमति। तो when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। proposal when accepted becomes a promise। तो जब प्रपोजल के जवाब में वो एक्सेप्टेंस दे देगा, तब वो बन जाएगा प्रॉमिस। द फॉलोइंग पॉइंट इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। अब नीचे लिखे 4 पॉइंट जो है वो इस डेफिनेशन से सामने निकल कर आए हैं। पहला, when the person to whom the proposal is made, when the person to whom proposal is made, मुझे प्रपोजल आया, when the person to whom मुझे प्रपोजल आया signify his assent on that proposal, और मैं उस पर क्या दूं? अपनी सहमति, which is made to him, the proposal becomes accepted। तो माना जाएगा वो प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, and the accepted proposal becomes promise। क्लियर है? एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बना? प्रॉमिस बना। Thus we say that an agreement is result of the proposal made by one party to other party, and that other party gives its acceptance thereto of course for mutual consideration। तो बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी, एंड दैट अदर पार्टी गिव्स एन एक्सेप्टेंस देयरटू ऑफ कोर्स फॉर म्यूचुअल कंसीडरेशन। और ये जो भी होगा फॉर क्या? म्यूचुअल कंसीडरेशन, जो आपस में क्या हुआ? तय हुआ। तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल प्लस क्या? एक्सेप्टेंस। तो ये क्या बना? एग्रीमेंट बना। और एग्रीमेंट जब बन गया तो वैसे सिचुएशन में अगर उसमें कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, तब वो एग्रीमेंट है पहला तो। और उसके बाद अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो बताओ वाइडर टर्म कौन सा? वाइडर, बड़ा दायरा किसका है? एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का? गलत जवाब, कॉन्ट्रैक्ट का दायरा छोटा है। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। तो एग्रीमेंट का दायरा तो बहुत बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट उसका एक छोटा का हिस्सा है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो बताएंगे
कौन सा बड़ा माना जाएगा? एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट किसी भी नेचर का हो सकता है, पर्सनल या प्रोफेशनल या बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है मतलब क्या होना जरूरी है? इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो देखो आगे सेकंड नंबर पॉइंट, इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation which means a duly enforceable by law. Thus, from above definition, it can be concluded that contract is equal to accepted proposal plus oblique agreement plus enforceability by law. Or, on elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or set of reciprocal promises that a promise is acceptance of a proposal give rise to a binding contract. Further, section 2H requires an agreement to be worthy of being enforceable by law before it is called contract. When parties have made a binding contract, they created rights and obligations between themselves. तो सुनो क्या बोल रहा है कि अगर एक एग्रीमेंट को आप लॉ के द्वारा enforceable करना चाहते हैं before it is called a contract, तो पार्टीज जो है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे आपस में। क्या क्रिएट करेंगे? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और वो ऐसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, यानी दोनों पार्टी बाइंड होंगे लॉ के प्रति। कल को अगर एक भी पार्टी डिफॉल्ट करेगा तो हम कोर्ट में जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, तब जाके उसको क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्लियर? वो एग्रीमेंट है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल, A agreed with B to sell car for 2 lakhs to B. A ने B के साथ तय किया, प्रॉमिस किया, B ने ऑफर दिया, A मान लिया, क्या कार बेच देगा B को कितने में? 2 लाख में। A is under an obligation to give car to B, वो कार दे दे B को टाइमली, और B का क्या ऑब्लिगेशन है? वो 2 लाख रुपए दे दे टाइमली। बोलो, तो दोनों की लायबिलिटी है, दोनों के राइट्स है, केवल एक का राइट और दूसरे का ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पर। ए का लायबिलिटी है कार देना, ए का राइट है पैसे लेना। बी का लायबिलिटी है पैसे देना, राइट है कार हैंडओवर लेना। आगे देखो, सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच ऑब्लिगेशन व्हिच हैज रिजल्टेड फ्रॉम एग्रीमेंट। सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर. However, some obligations are outside the purview of law of contract. Example, an obligation to maintain wife and children, comma, an order of the court of law extra. रुको, बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन है जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू से बाहर होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिया ऑन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब अपने पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाना। बोल रहे हैं ये उस परव्यू से बाहर है। अभी देखो परव्यू में कब आएंगे? जैसे समझना, अभी अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ को छोड़कर चला गया, डिवोर्स नहीं हुआ, घर में नहीं रहता, वो छोड़कर चला गया, बच्ची और वाइफ अकेले हैं, अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में एक्सपेंसेस के लिए। तो वैसे केस में वाइफ के पास ये पावर है कि वो कोर्ट जा सकती है, केस कर सकती है और बोल सकती है कि या तो मुझे डिवोर्स दिलवाइए और मेंटेनेंस का पैसा दिलवाइए, या फिर उनको बोलिए कि मेंटेनेंस का पैसा देंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर है स्कोप के। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोनों में। बोलो, तो वैसे सिचुएशन में ये ऐसा नहीं है कि ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहाँ कोई रोल नहीं है। दूसरा आगे लिखा है एक और एग्जांपल, एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमें कोई काम को पूरा करना है, कोर्ट ऑर्डर की वजह से। तो यहाँ कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ना मर्जी से किया जाता है, दो पार्टी की मर्जी से। नहीं समझे? अगर कोई मामले पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि तुमको ये करना पड़ेगा, तो बताओ यहाँ किसी की मर्जी थी क्या? नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। तो क्या ये डिसीजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे में आएगा? आंसर इज नो, नहीं आ सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे में तभी आएगा जब दो पार्टी इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस। लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है बोलकर ही दिया जाए, वो एक अलग मामला, आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लॉ अप्लाई किया जा रहा है किसी के ऊपर और उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, तो वैसे सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड में गाड़ी लेकर जब चलते हो
टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो वैसे केस में आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना है या नहीं करना? तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काम नहीं है। यहाँ पर एक कानून है जिसको आपको फॉलो करना है। कानून तोड़ोगे तो उसका पनिशमेंट मिलेगा, दैट्स ऑल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट तो देखो लिखा है प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर। प्रपोजल को ही क्या बोलते हैं? ऑफर। और उसके बाद जब उसका क्या मिलता है? एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट में जब हम लीगल इनफोर्सिबिलिटी डाल देते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी एक चीज तो समझ लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दोनों पार्टी अपनी मर्जी से घुसे थे, समझे? किसी पर कुछ भी थोपा नहीं गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये डिफरेंस समझ लो। अगर कोई चीज जबरदस्ती आपके ऊपर लाया जा रहा है तो फिर वो लॉ हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? इन दोनों में क्या फर्क है? डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो पहला डिफरेंस मीनिंग, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is called an agreement। यानी हर ऑफर और ऑफर के बदले में सहमति, एक्सेप्टेंस जब मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इसको बता दो दिया अभी, कौन सा वाइडर स्कोप है? किसका स्कोप बड़ा है? एग्रीमेंट का। इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट भी इसमें आ जाता है और क्या सोशल एग्रीमेंट भी आता है। किसमें? एग्रीमेंट में। सोशल एग्रीमेंट मैं बताता हूँ क्या है। सिंपल, आपके पेरेंट्स सपोज घर में रहते हैं, हाँ, ओल्ड पेरेंट्स हो गए, आप बड़े हो गए, सपोज अभी तो आप यंग हो लेकिन बड़े हो गए, पेरेंट्स बूढ़े हो गए, तो वैसे केस में पेरेंट्स की देखभाल करना है, ठीक है? कौन सा? ये एग्रीमेंट एक तरह का सोशल एग्रीमेंट है। हम समाज में रहते हैं तो आप करना चाहो या नहीं करना चाहो, करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? क्यों? नहीं तो लोग जो हैं वो कुछ भी कहेंगे, बोलेंगे, सोसाइटी में आपका जो इमेज है वो क्या होगा? डाउन होगा। तो लोअर क्लास इसके बारे में नहीं सोचता है और अपर क्लास भी नहीं सोचता है, लेकिन ये जो इमेज डाउन होगा ना, इसके बारे में सबसे ज्यादा कौन सोचता है? मिडिल क्लास। आ रहा है समझ में? तो वैसे सिचुएशन में ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की पेरेंट्स की देखभाल करनी है। वो बीमार है तो उनको डॉक्टर को दिखाना है, दवाइयाँ देनी है, उनके लिए डे टू डे बेसिस पर इंतजाम करके जाना है। जैसे अगर आप 10 दिन के लिए बाहर गए, अब वो इतने केपेबल नहीं है कि वो खुद से खाना भी बना सके, तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो, क्या कोई कानून है जिसमें अगर पेरेंट्स की देखभाल ना की जाए तो पेरेंट्स केस कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए? आंसर इज क्लियर, इंडिया में है। पेरेंट्स केस कर सकते हैं कि मेरे को मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाए या देखभाल करने के लिए कुछ बोला जाए सामने वाले को, बेटे को। ये है कानून। लेकिन अगर कानून भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे से क्या है? बाहर है। बोलो तो क्लियर हो गया पॉइंट। एग्रीमेंट क्या होता है? नहीं, एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, बट इट इज अ सोशल एग्रीमेंट ऑफ। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट। इट इज यूज्ड इन अ नैरो सेंस विद द सिग्निफिकेशन विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट। तीसरा पॉइंट, लीगल ऑब्लिगेशन। इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। हो सकता है कि वो एग्रीमेंट को लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करे। मैं बताता हूँ, इंडिया में अगर मान लो सपोज छोटा बच्चा और पेरेंट्स अगर उसके किसी भी एक्टिविटी से गुस्सा हो गया, मारा 2 थप्पड़, राइट? तो वैसे केस में अभी अगर इंडिया की बात करेंगे तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन होता है? नहीं। कोई पुलिस आती है, इंटरफेयर करती है? नहीं। अमेरिका में करती है, तो वहां पर बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते आप, छोटे बच्चे पर। तो अगर आप बहुत सारा मार खा चुके हैं पहले तो वैसे केस में कोई बात नहीं, आप इंडिया में रहते हैं, चलेगा। क्लियर है? लेकिन अमेरिका में नहीं चलेगा। वहां पर आप मार नहीं सकते किसी को भी। छोटे बच्चे को भी पता है कि 911 में कॉल किया जा सकता है और उसको कॉल करने से क्या होगा, ठीक है? वापस आइए। नेसेसरली क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही हुआ क्या बनेगा? लीगल ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू एवरी पार्टी। हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे? राइट मिलेंगे। नेचर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब सुनो एग्जाम का एक सवाल, छोटा सा सवाल, 4 नंबर का, अगर आ गया तो बोनस मार्क्स है। सवाल है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। खत्म।
तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बकवास नहीं लिखना है, छोटा सवाल छोटा आंसर, टू द पॉइंट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये अब एक अच्छा सवाल बनता है कि एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होने के लक्षण बताओ, कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कैसे पता चलेगा। मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो हम खाली कॉन्ट्रैक्ट लिख देने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, उसके लिए क्या खासियत होगी, क्या क्या बातें हैं जिनका फुलफिल होना जरूरी है, ये बताओ। तो देखो जवाब में लिखा है 2 पैराग्राफ। पहला, एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब पहला जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इटसेल्फ लिखा हुआ है, जैसे पहला एग्रीमेंट, दूसरा फ्री कंसेंट, तीसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसीडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है। और सेकंड जो है ना वो है नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर आल्सो कंसीडर्ड एसेंशियल। सेक्शन 10 में नहीं है बट फिर भी वो एसेंशियल है। तो पहला है गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और सेकंड है अदर पॉइंट। अदर पॉइंट मतलब जो सेक्शन 10 में नहीं है। तो आज पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है क्या, टू पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, fulfillment of legal formality। चौथा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। क्या मतलब है मैं बताऊंगा अभी। और इसमें लास्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, आगे क्या लिखा है चलो पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract। बहुत अच्छा लाइन है ये भी सेक्शन 10 में कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे अगर वो पार्टीज जो कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लायक है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर उनका फ्री कंसेंट के साथ वो एग्रीमेंट बना है, कॉमा लॉफुल कंसीडरेशन के बदले में बना है, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और वो पहले से ही वॉइड ना हो। ये सारे कंडीशन जब मिलेंगे ना तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब थोड़ा समझना, क्या अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जिस समय, उसी समय जिस पर्पस के लिए कर रहा था वो लीगली अलाउड नहीं था, फिर भी मैंने किया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। सुनो, जिस समय मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस समय वो लीगली अलाउड था, लीगली एक्सेप्टेबल था, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कुछ दिन के बाद वो क्या हुआ, वो पर्पस जो था लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, तो वैसे केस में क्या आप वो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव हो पाएगा? जवाब मत दो यार, इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी इसको पढ़ना समझना है। मतलब जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब एकदम क्या था, वो लीगल था। एग्जांपल देता हूँ, पॉलीथीन बैग्स हम बनाते हैं, मेरी कंपनी बनाती है, और मैं मार्केट में जितने दुकानदार हैं उनको बैग सप्लाई करता हूँ, तो दुकानदारों के साथ मेरा एग्रीमेंट है बैग सप्लाई करने का। पॉलीथीन बैग फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल बैन नहीं है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन एग्रीमेंट हो गया, माल भी बन रहा है, सप्लाई भी हो रहा है, एग्रीमेंट चल रहा है। अचानक से एक दिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि सर्टेन माइक्रोन से कम पॉलीथीन आप नहीं बना सकते, उसके ऊपर का बना सकते हैं। सर्टेन माइक्रोन पॉलीथीन बैग का थिकनेस होता है, थिकनेस। तो वैसे केस में जैसे वो आया रूल और बोला गया कि एक सपोज अगले महीने की 1 तारीख से एप्लीकेबल है ये लॉ, एप्लीकेबल, अगर पकड़े गए जेल भेजेंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, किस पर, सब पर, मैन्युफैक्चरर पर भी, दुकानदार पर भी, ना बेच सकता है कोई ना खरीद सकता है कोई। अब क्या होगा यहाँ पर कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या था, वैलिड था, मैंने तो एकदम जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट किया था। बाद में क्या होगा,
वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी आगे जाकर के पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। मतलब उसमें अभी पंगा है बहुत सारा। कैसे? तो मतलब मैन्युफैक्चरर ने दुकानदारों के साथ एग्रीमेंट कर रखा कि इतना क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, उन्होंने कुछ एडवांस दे रखा होगा, तो अब क्या होगा, वो एडवांस लौटाना पड़ेगा या हमारी गलती तो इसमें किसी की भी नहीं, गलती है किसी की? ना मैन्युफैक्चरर की गलती है ना उस दुकानदार की गलती है। तो वैसे केस में क्या होगा वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर समझो अभी यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या मीनिंग था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑल एग्रीमेंट्स आर क्या? कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहला तो है कि दोनों पार्टी कंपीटेंट होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन एसेंशियल कंडीशंस हैं जो कहां डिफाइंड है? सेक्शन 10 में। 1 2 नहीं 6 पॉइंट्स हैं। लेकिन उसके बाद क्या थे अदर पॉइंट? सबसे पहला क्या पॉइंट है? अच्छा देखो, सिंस सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, ये अपने आप में अभी कंप्लीट नहीं है, so there are certain other sections which also contain requirement for an agreement to be enforceable। तो कुछ और पॉइंट्स यहाँ ऐड हुए हैं और ये ऐड हमने नहीं किए हैं, सुन लो, ये केस लॉ बेस्ड आंसर्स है। मतलब कोर्ट में जब कोई मामला जाता है ना, तो कोर्ट जब डिसीजन लेती है ना, उसके बेसिस पर पॉइंट्स जिंदा होते हैं कि हाँ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूट मतलब लॉ, इंटरप्रिटेशन कौन करता है? कोर्ट करती है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो अगर उन्होंने इंटरप्रेट किया है, दे आर द बेस्ट पर्सन ना टू फाइंड आउट अ बेस्ट वे टू एक्सप्लेन अ सर्टेन पॉइंट। क्लियर है? तो उन्होंने एक जवाब दे दिया कि ये मैटर पर ये भी चीज होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स और क्या हो गए, सामने आ गए। क्या कहते हैं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सब पॉइंट्स भी होने जरूरी है। In order to create a valid contract, the following elements should be present। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज। होमवर्क बड़ा सिंपल है। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये पढ़कर आना अच्छे से, मतलब 3-4 बार रीडिंग जरूर करना। और चिंता मत करो, मैं बाद में समझाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप कोशिश करना अपने से, कोशिश करके समझ करके आना। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनली। कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में सेम टॉपिक। अभी हमने बस शुरू ही किया, टच किया अभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और पहले ये फॉर्मेट भी देख लो, समझ लो, और आपको इसमें परफॉर्म करना है, यानी लिखना है, ये याद रखना। थैंक यू।